नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई हैं और 370 और 35A की मांग को लेकर दिल्ली पहुंची है महबूबा मुफ्ती और मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई हैं पीडीपी अध्यक्षा और पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। पहले यहां केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आम जनता को धारा 370 को लेकर लुभाने की कोशिश और उसके बाद आज दिल्ली के अंदर पहुंची हैं और दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर में धरने पर बैठ गई हैं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती। और किस तरह से धारा 370 और 35A को लेकर बातचीत करती हुई नजर आ रही है, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरी तरह से पीडीपी के हवाले से खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर दिल्ली में महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी है और जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वहां पर धारा 370 और 35A को लेकर यहां धरना किया गया है। पहले भी 370 और 35A को लेकर वो बातचीत करती हुई नजर आई थी और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आम जनता को लुभाने की भी कोशिश हुई। पुंछ राजौरी का दौरा किया गया, रामबन का दौरा किया गया, बनिहाल का दौरा किया गया, जहां पर साफ तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर जम्मू कश्मीर के साथ रहना है, जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना है, तो धारा 370 की बहाली करनी होगी। और साथ ही साथ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में किस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठ गई हैं और धारा 370 और 35A को लेकर बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर दिल्ली के अंदर पहुंची हैं, जहां पर अब केंद्र सरकार के खिलाफ यहां मोर्चा खोलती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब चरम पर देखे जा रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि फरवरी महीने तक यहां परिसीमन आयोग जो है वो रिपोर्ट सौंप सकता है और जैसे ही वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन उससे पहले किस तरह से हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि अगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए या फिर पीडीपी की बात की जाए, हर एक पार्टी अपना काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पीडीपी के जो बदले बदले सुर देखे जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं किस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार बैनर लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गई हैं जंतर मंतर में और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी कई तरह बात जो है वो सामने रखी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार पर हमला किया गया, केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए गए। लेकिन उसके साथ ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें तो वहां पर दिग्गज नेताओं का यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हाथ नहीं मिलाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन उसके साथ ही महबूबा मुफ्ती जिस तरह से पूरी कमान संभाली हुई है, एक तरफ पीडीपी पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संभाला वो भी देखने वाली बात। लेकिन आज जब वो दिल्ली के अंदर पहुंची है तो कहीं ना कहीं अब सुर जो है वो बुलंद करती हुई नजर आ रही है। आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से धरने पर बैठी है, लेकिन धारा 370 और 35A को लेकर ही बातचीत करती हुई और धरना प्रदर्शन करती हुई जंतर मंतर में देखी जा रही है। प्रणय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जिस तरह से पहले केंद्र शासित प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन और अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच चुकी हैं। तो बिल्कुल देखिए आशा मंत्र पे जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रही थी वहां से हटाया गया है। जो लगातार जो आरोप है वो मौजूदा सरकार के ऊपर, जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर लगा रही है कि कोई भी जो संवाद है, जो डायलॉग है वो नहीं हो रहा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हवाला दे रही है कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बातचीत के माध्यम से कभी बंद नहीं किया, डायलॉग हमेशा ओपन रहे। लेकिन मौजूदा सरकार किसी भी तौर पर बात करने को तैयार नहीं है। जो भी बोल रहा है उसे दबाया जा रहा है। कोई अगर आरोप महबूबा मुफ्ती ने लगाया कि लोगों को जबरन जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वही पिछले दिनों जो जिस तरीके से खासतौर से जो लेबर सेक्शन जो निशाना बनाया गया था, इससे जन समुदाय को निशाना बनाया था, उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। वो उन्होंने कहा है कि ये बेहद निंदनीय घटना है जो कि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार की जवाबदेही से होनी चाहिए थी कि आगे जब उनके पास इनपुट मौजूद थे उसके बाद भी क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं जो किलिंग थी उन्हें वक्त रहते रोका गया। महबूबा मुफ्ती ने ये बात भी कही कि एक तरफ ये बात कही जा रही थी जब 370 हट जाएगी
तो काफी खुशहाली हो जाएगी, काफी रोजगार होगा, लोगों के पास काम होगा। लेकिन मौजूदा समय में ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके धरना देने के पीछे जो एकमात्र मकसद है वो ये कि देश की जनता ये जाने की आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन प्रणय यहाँ पर सवाल ये है कि 2014 के पहले या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही या फिर पीडीपी और कांग्रेस की सरकार रही, और कुछ साल यहाँ पर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। उस दौरान कितना काम किया गया पीडीपी पार्टी की तरफ से, ये बड़ा सवाल था। देखिए ये तो सवाल है ही, लेकिन मौजूदा समय में काफी लंबा वक्त नहीं है और इस बात को लेकर विपक्ष ऐसा हमलावर है मौजूदा सरकार को लेकर कि आखिर वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती लगातार ये बात कह रही है कि जब बातचीत के लिए हर शख्स तैयार है तो आखिर डायलॉग क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्यों सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। संसद के अंदर की बात करें, संसद के बाहर की बात करें, संवादहीनता की जो कमी है वो विपक्ष के द्वारा लगाई जा रही है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार किसी भी तौर पर बातचीत नहीं कर रही है, और अगर वो कोई भी उनकी तरफ से बात उठाता है तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। तो ये सारा जो विषय था। क्या लगता है प्रणय कि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा था, यहां से वो रिपोर्ट लेकर गए हैं और अब बताया यह भी जा रहा है कि फरवरी महीने तक वो रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, और जैसे ही वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद यहाँ पर चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं जमीन बनाने की कोशिश की जा रही है रीजनल पार्टीज की तरफ से। इसमें कोई दोहराव नहीं है, क्योंकि हर पार्टी ये भी दिखाना चाहती है कि आखिर आम जनता की रहनुमा कौन है, वो ही है। चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो दूसरे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा समय में अगर कोई इनके मुद्दे को उठा रहा है, कोई इनकी बात को सुन रहा है या फिर वो आगे तक पहुंचा रहा है, तो वो वही राजनीतिक दल है। क्योंकि कोशिश में विपक्ष भी जुटा हुआ है, हालांकि ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब ये लोग सत्ता में मौजूद रहते हैं तब आखिर ये सवाल कहाँ खो जाते हैं। सुनने वाली बात यही होगी कि जब आगे अगर चुनाव होते हैं तो उसमें आखिर जनता किसको सुनती है। ये इस वक्त जनता को समझदार बनने की जरूरत है। प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि प्रणय हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहुंची थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन वहां से हटा दिया गया है और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रखा गया है। और पूरी तरह आप देखिए धारा 370 को किस तरह से यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना फायदा इन लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा में रेलवे का स्टॉपेज को लेकर पूरी तरह से घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की स्टॉपेज में अब कहीं ना कहीं उम्मीद बंधती हुई नजर आ रही है। रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने लोगों की मांग का यहां संज्ञान लिया है और 1-2 दिन में ट्रेनों की स्टॉपेज पर यहां फैसला आ सकता है। और कोविड का दौर शुरू होने पर ये ट्रेनों की स्टॉपेज बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ा। और अब इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने लोगों की मांग का पूरी तरह से यहां पर संज्ञान लिया है, इस पर गौर फरमाया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद ये फैसला आ सकता है और स्टॉपेज जो है वो फिर से यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। यानी कोविड के दौरान यहाँ पर रेल नहीं रुक रही थी, अब वहां पर फिर से रुकना शुरू हो जाएगी, जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से एक राहत भरी खबर है, लेकिन क्या लगता है कितनी जल्दी एक्शन किया जाएगा रेलवे की तरफ से? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि 2 दिन पहले सांबा के लोगों ने प्रदर्शन किया सांबा रेलवे स्टेशन पर जाकर, और मांग यही है कि जो कोविड के दौरान जिन ट्रेनों का स्टॉपेज यहां से उठाया गया उन्हें उन स्टॉपेज को जल्द बहाल किया जाए, जिसको लेकर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो दुकानदार तबका हो या सरकारी कर्मचारी हो या और भी कोई लोग हो जिनको रेलवे का सफर करने से काफी जो है वो सहूलियत मिल रही थी, सड़क के माध्यम से अगर जाए तो वो लेट पहुंचते थे, या जो बाहरी राज्यों में आने वाले जाने वाले जितने भी मुसाफिर है उनको पहले रेलवे स्टेशन जम्मू या कठुआ जाना पड़ता है, तो उसको लेकर भारी मुशक्कत करनी पड़ रही थी, उनको काफी किराया खर्च करना पड़ रहा था। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाकर बोर्ड करते थे ट्रेन में। लेकिन लगातार पिछले 1.5 साल से सांबा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डेड रेलवे स्टेशन जो है वो बन चुका है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब जो प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के बाद रेलवे प्रबंधन ने यह संज्ञान लिया है, और संज्ञान ये लिया कि उन्होंने भी लिखा है जो फिरोजपुर मंडल है या उसी के साथ साथ जो नॉर्दर्न रेलवे है उनको लिखा गया है कि यहाँ पर स्टॉपेज जो वो जल्द शुरू किया जाए, जिसको लेकर अगर डीटीएम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो उन्होंने भी संज्ञान लिया। उन्होंने भी ये माना है कि
लोगों को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफी आवाजाही जो वो उसका सामना करना पड़ रहा है। तो जल्द यहाँ पर जिन जिन ट्रेनों का स्टॉपेज उठाया गया था उन स्टॉपेज को दोबारा से बहाल किया जा सकता है। ये जानकारी हमें जो है वो अपने सूत्रों के हवाले से मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि इसके संज्ञान लेने से कुछ नहीं होने वाला है, इस पर काम करना बहुत जरूरी था। कितनी जल्दी ये काम होगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लोगों ने वार्न किया था कि अगर 17 तारीख से पहले यानी 17 दिसंबर से पहले इन ट्रेनों को बहाल यहां पर नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन को रोकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले भी ये संज्ञान लिया गया था। जो यहां पर कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे थे केंद्र सरकार के, उनके तक ये बात पहुंची थी, लेकिन ये संज्ञान नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी जो वो साफ तौर पर नजर आ रही थी और रेलवे प्रबंधन को शायद इसमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। लेकिन अब जब रेलवे स्टेशन पर जाकर प्रदर्शन किया गया है तो रेलवे प्रबंधन ने यह संज्ञान लिया है, डीटीएम ने संज्ञान लिया है, या फिर ये जो बात अब फिरोजपुर मंडल यानी फिरोजपुर डिपो में पहुंची है, नॉर्दर्न रेलवे में पहुंची है, और अब जल्द जो वो लोगों को सहूलियात जो मिल सकेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये जो सुविधा है ये मिलना शुरू हो जाएगी। और ना सिर्फ ये सांबा रेलवे स्टेशन पर ये सुविधा मिलेगी, जहां पर भी ये सुविधा हटा दी गई थी, जिसमें हीरानगर रेलवे स्टेशन आता है या कठुआ रेलवे स्टेशन भी आता है या आसपास जो रेलवे स्टेशन है जिसमें विजयपुर आता है या गगवाल आता है, तो इन सारे स्टेशन पर संज्ञान लिया जाएगा। जो ट्रेन यहां पर रुकती थी उन्हें यहां पर उनका ठहराव उठा लिया गया था, उन्हें दोबारा से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी आने वाले समय में 1 या 2 दिनों में आम जनता को राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 1 या 2 दिनों में आम जनता को यहाँ राहत मिलेगी। ये सिर्फ जिला सांबा के अंदर ही नहीं, जहां जहां पर स्टॉपेज रखे गए थे, जहां पर पूरी तरह से ट्रेन नहीं रुक पा रही थी, वहां पर भी अब ट्रेन जो है वो रुकेगी, जिसका फायदा आम जनता को होगा। अब आपको लिए चलेंगे गांदरबल, और गांदरबल से दिखा देते हैं कि हाईवे को लेकर क्या कुछ अपडेट वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार 24 घंटे के बाद यहां बंद रहने के बाद यहां श्रीनगर लेह मार्ग जो है वो खोल दिया गया है। रविवार को भारी बर्फबारी के कारण ये हाईवे बंद हुआ था और हाईवे खुलने से यहां यातायात को बहाल कर दिया गया है। और पूरी तरह आप देखिए करीब 24 घंटे के बाद यहां इस रास्ते को खोल दिया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम जनता को राहत की सांस है। जो लोग हाईवे का इस्तेमाल करने वाले हैं वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे खुलने से अब यातायात को बहाल कर दिया गया है। रविवार को भारी बर्फबारी के कारण इस हाईवे को यहां बंद कर दिया गया था। सलीम वानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे गांदरबल से, क्योंकि अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि आखिर नेशनल हाईवे पर किस तरह से काम चल रहा है। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, कितनी मशीनें वहां पर पहुंची हैं बर्फ को काटने वाली, और किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। साफ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बर्फबारी का सिलसिला गांदरबल के अंदर किस तरह से देखने को मिला, क्योंकि श्रीनगर लेह हाईवे की ये बात हो रही है, जहां पर मुकम्मल तरीके से कल इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे बंद रहने के बाद इस रास्ते को खोला गया। और बर्फबारी का सिलसिला, जो मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन आज के बाद पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि यहां पर जो मौसम है वो साफ रहेगा। लेकिन उसके साथ ही जो बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से बाधित हुए हैं यहां पर वाहन और साथ ही साथ यातायात, उसे अब कहीं ना कहीं बहाल कर दिया गया है। 24 घंटे के बाद इस रास्ते को खोला गया है और जो लोग रास्ते में फंसे हुए थे उन्हें भी यहां से निकालने की कोशिश हुई, राहत पहुंचाने की कोशिश हुई। भारी बर्फबारी के कारण ये रास्ता बंद हुआ था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी भी लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन क्या काम कर रहा है, नेशनल हाईवे का जो अमला है वो किस तरह से डटा हुआ है, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर क्या कुछ हालात हैं वो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, उसके बीच में आम जनता को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है वो जान लेते हैं। सलीम वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांदरबल से। सलीम वानी, किस तरह से पूरी अपडेट है, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अमला किस तरह काम कर रहा है? देखो आशा, जो कल सुबह से ही जो श्रीनगर लेह कौमी शाहराह बंद था, आज सुबह जो बीआरओ के ऑफिशियल्स है हमारे साथ जब उनका कांटेक्ट हुआ तो जो श्रीनगर वाला साइड है जोजिला ट्रिप, वहां पे ग्रीन सिग्नल मिली है और उन्होंने रोड थ्रो किया है। अभी मिनीमर्ग में जो वहां उस साइड में वो क्लियरिंग वो भी बराबर हुई है। अभी टेस्ट डोज के लिए बीआरओ की गाड़ियां ऊपर तक गई है, क्योंकि जब भी कोई रोड ऐसे बंद होता है तो उसके बाद बीआरओ अपनी गाड़ियों को पहले टेस्ट डोज के लिए भेजते हैं और वहां से मिनीमर्ग की गाड़ियां आती है। वो तो अभी बीआरओ से बात हुई है, थोड़ी देर में वो शायद आज, क्योंकि जो कार्रवाई होती है फिर उनको 2:30 बजे श्रीनगर लेह जो होता है, जो ट्रक यार्ड सोनमर्ग में होती है गाड़ी, उनको 2:30 बजे अलाउ करते हैं फिर टुवर्ड्स टू लेह।
अभी जो आज मुझे लगता है कि आर्मी कार्रवाई भी स्टक गई थी द्रास में, तो उनको शायद पहले छोड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी BRO OC 122 RCC के साथ। उन्होंने बोला कि अभी हम पहले आर्मी कार्रवाई को थ्रो करेंगे, उसके बाद जो सिविल कार्रवाई है उनको कितनी एलो तादाद करेंगे। में वाहन है रास्ते में फंसे हुए सलीम? काफी तादाद में होता है वहां पे। आशा जो सोनमर्ग ट्रक यार्ड है, 200 से 250 ट्रक होते हैं, कभी कभी 150। इस बार मुझे लगता है कि 150 ट्रक वहां पे होंगे। सिविलियन गाड़ी है सोनमर्ग सोमो स्टैंड में, और पैसेंजर व्हीकल जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो भी सोनमर्ग अड्डे में है कल सवेरे से ही मॉर्निंग में। और उन्होंने चलिए सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि BRO से किस तरह से बात हुई है और दोपहर 2 या 2:30 बजे इन पूरी गाड़ियों को यहां से निकाला जाएगा। सबसे पहले कॉन्वॉय को निकाला जाएगा और उसके बाद ही बाकी के वाहनों को भी राहत पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, रामबन आपके लिए चलते हैं क्योंकि हाईवे की अपडेट वहां से ले लेते हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बड़ी अपडेट जो है वो रामबन से भी देखने को मिल रही है, जहां पर रामबन से पहले आपको राजौरी लेकर जाना और साथ ही साथ मुगल रोड की अपडेट देना बहुत जरूरी है। बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए दूसरे दिन भी बंद रहा है और मुगल रोड बंद होने से फिर यहां राजौरी पुंछ हाईवे बंद हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतें और इलाज के लिए कश्मीर जाने वाले मरीज भी परेशान हो रहे हैं और लोगों ने मुगल रोड 12 महीने खोलने की व्यवस्था करने की भी मांग कर दी है। और लगातार ये अपडेट इसलिए आपको दी जा रही है क्योंकि ये हर बार आम जनता की मांग रहती है कि मुगल रोड को खोला जाए, लेकिन मुगल रोड को खोलने के लिए जो दावे पेश किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर फिसड़ी साबित होते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए आज दूसरे दिन भी बंद रहा है और मुगल रोड बंद होने से फिर राजौरी और पुंछ के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि मरीजों को अगर कश्मीर पहुंचना है तो शोपिया के रास्ते से होते हुए वो साफ तौर पर कश्मीर में जल्दी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर मुगल रोड बंद है तो कहीं ना कहीं खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आम जनता अब यहां पर पूरी तरह मांग करती हुई नजर आ रही है कि इस रास्ते को 12 महीने खोलने के लिए व्यवस्था की जाए। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि आम जनता का क्या कुछ कहना है। बीमार लोग जो है वो श्रीनगर जाते थे सोरा हॉस्पिटल में, वहाँ जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराते थे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत गलत मैसेज है कि आज मुगल रोड जो है ये बंद हो चुकी है। यहाँ से सुरंगकोट और पुंछ से राजौरी मेंढर से ये लोग 6 घंटे में 5 घंटे में यहाँ से श्रीनगर जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते थे। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ये ऐसा कोई होना चाहिए कि ये मुगल रोड जो भी है ये 24 घंटे के लिए खुली होनी चाहिए, 12 महीने में ये रोड खुली होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों का श्रीनगर आना जाना जो है, यहाँ लोग हमारे जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं श्रीनगर में जाकर सोरा हॉस्पिटल में, इन लोगों के लिए आना जाना जो है ये होना चाहिए ताकि हमें जम्मू और बनाल से जाने से हमें 2 दिन लग जाते हैं, तो इन लोगों का आना जाना 4 दिन लग जाते हैं। तो हम सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि मुगल शाहरा जो है ये 12 महीने के लिए खुला रहना चाहिए। यानी 12 महीने के लिए इस पूरे रास्ते को खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कुछ काम कर रहा है। कई सरकारें आई और चली गई, दावे भी बहुत पेश किए गए, लेकिन इस रास्ते पर कितना काम हुआ। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, लगातार आज दूसरे दिन फिर से मुगल रोड जो है वो बंद है, क्या लगता है कब तक इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की दिक्कतें दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही हैं। रोड आज दूसरे दिन भी बंद रही, मगर थोड़ी देर पहले मेरी ट्रैफिक अधिकारियों से बात हुई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 1 फुट से ज्यादा बर्फ मुगल रोड पर पड़ी है, उसको साफ करने में भी अभी टाइम लगेगा और साफ करने के बाद इस पर कोहरा बहुत रहता है, जिससे हम ये मान के चलते हैं कि 1 हफ्ता तकरीबन लग सकता है इस रोड को साफ होने में, क्योंकि अगर मौसम वो भी साफ रहा तो। अगर मौसम साफ नहीं रहता तो मुगल रोड को जल्दी दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा, हालांकि 6 महीने के लिए ये रोड हमेशा बंद भी रहती है। और सबसे बड़ी बात रहती है गुरुजी के इस इलाके में पड़ने वाले, चाहे वो पिशाना की बात करें या डुगरा की बात करें, ये वो गांव है जो लोग 6 महीने के लिए अपने गांव छोड़ के हिजरत कर या राजौरी या पुंछ की तरफ कुछ करते हैं। एक लोकल हमारे साथ हैं जो इनका गांव उसी तरफ पड़ता है, रोड बंद होने से इन लोगों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनसे ही जानेंगे। सर, जिस तरह मुगल रोड को बंद कर दिया गया बर्फबारी के बाद, रोड कब तक आप चाहते हैं और क्या मांगे रहेंगी, क्योंकि काफी अर्सा से मांग की जाती है कि इस रोड पर टनल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान का कि गुलिस्तान ने हमेशा जो है इन खबरों को जो है वो हाईलाइट किया है। सर, मैं आपको बता दूं कि मुगल रोड अगर 12 महीने अगर ये इस पे जो है गाड़ियां चलती रहें
तो यहाँ पे बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा सिलसिला है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि लोग छोटी छोटी फड़ियां लगाएंगे, रेडियां लगाएंगे, या ट्रांसपोर्टर्स जो है वो गाड़ियों को जो है रूट्स पे चलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये रोड जो है जिसको हम मुगल रोड कहते हैं, ये सियासत का शिकार रही है रोजे अव्वल से। जिस दिन से इस रोड का जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और आज तक ये सियासत का शिकार रही है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहती है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस रोड पे बसने वाले जो लोग हैं, दर्जनों गांव है इस रोड पे जो इस रोड के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। बेरोजगारी के खात्मे के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि वो इस रोड पे जो टनल जो एक देराना मांग रही है यहाँ के लोगों की, उस टनल को जो है किसी तरीके से उसके प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाएं ताकि टनल बन सके और 12 माह यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो सके और बेरोजगारी को भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल जी गुरु जी, आपने देखा होगा क्योंकि 12 महीने के लिए इस रोड को बहाल करने की मांग बड़ी देर में की जाती है। हालांकि साबका सरकार की बात करें, पीडीपी और बीजेपी की सरकार के दौरान पीडीपी की तरफ से यह ऐलान किया गया था, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, मुगल रोड पर टनल बनाया जाएगा, मगर वो प्रोजेक्ट कहीं आज तक दूर दूर तक नजर नहीं आया। और जिस तरह मौसम खराब हो रहा है, हालांकि आज धूप जरूर निकली हुई है, अगर दोबारा बर्फबारी एक बार फिर हो जाती है तो ये रोड फिर तकरीबन 6 महीने के लिए बंद ही हो जाएगी, क्योंकि इस रोड पर काफी बर्फबारी होती है। जिस तरह पहली बर्फबारी की अगर हम बात करें तो 1 फुट के करीब इस वक्त मुगल रोड पर बर्फ पड़ी है, जिसका रोड को बंद कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने अधिकारियों से बात की है, उनको तो यही कहना था कि अभी तक बर्फ को साफ करने का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। साफ करने के बाद ज्यादा खतरनाक रहती है ये रोड, क्योंकि इस पे कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है और हिली एरिया होने के कारण यहाँ एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा बढ़ते हैं, जिस कारण इस रोड को बंद रखा जाता है। जी गुरु जी। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज जमशेद तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने सब कवर कर लिया है, बातचीत हो गई है। और अगर आज ये रास्ता यहाँ नहीं खुलता है, क्योंकि काफी हद तक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और काफी बर्फ वहां पर पड़ चुकी है, जिस तरह से जमशेद ने अपडेट दी है, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर इसी तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू रहा तो अगले 6 महीने के लिए ये रास्ता बंद हो सकता है, जिसमें आम जनता को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, जिस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है वो क्या कुछ काम कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से मौसम के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ है सूरत हाल, वो आपको दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए 2 दिनों तक बदले हुए मौसम के मिजाज के तेवर में अब कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने भी मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी कर दी है और अगले 10 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल भी यहाँ पर मौसम विशेषज्ञ जिस तरह से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि कल के दिन के लिए बादल भी छाए रहेंगे, बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू रहेगा और बारिश भी होगी। लेकिन उसके बाद अगले 10 दिनों तक की अगर बात की जाए तो मौसम बिल्कुल यहाँ पर सुहावना रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू और कश्मीर दोनों से आप देख सकते हैं किस तरह से 2 दिन तक मौसम के तेवरों में अब कहीं ना कहीं सुधार हो गया है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की गई है। अगले 10 दिनों तक मौसम यहां साफ रहेगा, इस तरह से अनुमान जताया गया है। लेकिन मौसम साफ रहने के बाद प्रशासन ने कितना काम किया, ये बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेटी है और ये हर बार होगा। मौसम खराब भी होगा, बर्फबारी का सिलसिला भी होगा, बारिश भी होगी, लेकिन इस बीच में जो प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, क्या वो जमीनी सतह पर सच साबित होते हैं या नहीं। जिस तरह से बताया गया था कि कश्मीर के अंदर लगातार बर्फबारी का अगर सिलसिला शुरू होता है तो वहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से दी जाएंगी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में कितना काम हुआ ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल भी जिस तरह से अपडेट ली गई थी तो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हुए थे प्रशासन के दावे, सरकार के दावे। लेकिन आज फिर से इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं कि मौसम खराब होने के बाद जिस तरह से काम किया जाएगा ग्राउंड पर, क्या वाकई में हुआ, इस पर अब अपडेट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 दिन तक बदले हुए मौसम के मिजाज जो है वो सामने देखने को मिले थे। कल बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें नेशनल हाईवे भी बाधित हुआ, यातायात बाधित हुआ, और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर झेलनी पड़ी। जहां पर ट्रैफिक विभाग हरकत में आया, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, कंट्रोल रूम के अंदर मोबाइल नंबर्स जो हैं वो दिए गए
कि सबसे पहले आपको संपर्क साधना है और उसके बाद आप अपने घरों से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब अपडेट क्या है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरह से 10 दिन तक अब मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, मौसम विभाग इस तरह से भविष्यवाणी कर चुका, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ये हर साल इसी तरह से होता है और प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि जब भी इस तरह से होगा तो कमर कस ली जाएगी। क्या लगता है, कितनी कमर कसी गई प्रशासन की तरफ से? देखिए आशा, सबसे पहले मैं मौसम को लेकर ही बात करूंगा। प्रेडिक्शन जो है वो साजगार साबित हुई और देखा गया तो तकरीबन 2 दिन तक जो है मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया। खासतौर पर बालाई इलाकों पे बर्फबारी भी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई है, जिसका असर जो है साफ तौर पर दिखाई दिया। मगर आज जबकि हम देखते हैं तो आज सुबह सुबह ही वादिया कश्मीर में इस वक्त शहर श्रीनगर में अच्छी खासी धूप खिली हुई है और डेंस फॉग जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार दिखाई दे रही थी, घना कोहरा या सर्दी में इजाफा जो हो रहा था, माइनस टेम्परेचर जो जा रहा था श्रीनगर में, उसमें भी नमी पाई गई है। दूसरी बात, अगर मैं गुलमर्ग को लेकर बात करूं तो आज वहां पर -7 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि गुलमर्ग में कल रात भी बर्फबारी हुई थी। सोनमर्ग में या सिंथन टॉप की मैं बात करूं, जोजिला, ये काफी ऐसे बालाई इलाके हैं जहां पर सर्दी में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, अब मौसमी महकमात ने प्रेडिक्शन लगाई है कि अगले 10 दिन तक जो है मौसम साजगार होगा और मौसम तकरीबन साजगार 10 दिन तक रहेगा, खुश मौसम रहेगा। इसमें बारिशें और बर्फबारी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए उसका असर आज से ही दिखना शुरू हो गया है। नो डाउट कि हल्की हल्की बारिशें जो है बीच में हो सकती है, मगर 10 दिन तक मौसम साजगार रहेगा। इरफान हो गया अब रही मौसम बात के हवाले प्रशासन से को अपडेट। लेकर, अब उस प्रश्न पे आ जाते हैं जो प्रशासन के लिए किया गया था, उस पर क्या काम हुआ? जी देखिए, प्रशासन तो पहले से ही इस मामले को लेकर उन्होंने एक अच्छी खासी जो है मीटिंग भी ली थी जिला प्रशासन के साथ साथ। एडवाइजर जो है, जो मुशीर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के फारूक खान साहब, उनकी रिसेंटली बर्फबारी से पहले या बारिश से पहले ही एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को या जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस है, ऑफिसर्स है, उनसे मीटिंग ली थी कि मैन एंड मशीनरी जो है ऑन टोज रहनी चाहिए और लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ताकि खासतौर पर जब भी बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो लोग अक्सर बेशतर सवाल खड़े करते हैं। और इस बीच हमने देखा कि शहरी श्रीनगर में इस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है, जबकि बारिशों ने जो है अच्छा खासा असर दिखाई दिया। मगर कह सकते हैं कि कहीं कहीं जगह पर अभी भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, ड्रेनेज फेलियर्स, जिसकी वजह से सवाल जरूर खड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं दावों में सच साबित होते हुए प्रशासन और सरकार नहीं देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम की अपडेट है। सुहावना मौसम हुआ है, लेकिन प्रशासन को अभी भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से दावे पेश किए जा रहे हैं वो जमीनी सतह पर सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस तरह से इरफान ने अपडेट किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।